अभी जो लड़की यहाँ से गई थी वो कौन है? अजय ने पूछा। पता नहीं। तुम इसी इमारत में रहते हो? नहीं। अजय अपनी कार में सवार होकर वापस लौट पड़ा। बावेजा ट्रांसपोर्ट कंपनी ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत पेश नहीं आई। ऑफिस बंद हो चुका था और एक तरफ 6-7 ट्रक खड़े थे। बड़े से एक गोदाम के बाहर अधेड़ उम्र का एक आदमी बैठा बीड़ी फूंक रहा था। चौकीदार टाइप वह कंपनी का पुराना मुलाजिम लगता था। अजय को कार से उतरता देखकर खड़ा हो गया। कहिए। मैं मिस्टर बावेजा से मिलना चाहता हूँ। साहब यहाँ नहीं है, अपने दामाद के साथ चले गए। दामाद के साथ? इंस्पेक्टर ब्रजेश्वर ठाकुर उनका दामाद है। ओह, इस वक्त कहाँ मिलेंगे? घर पर? हो सकता है आप बिजनेस के सिलसिले में मिलना चाहते हैं। ऐसा ही समझ लो। मैंने सुना है तुम लोगों का एक ट्रक गायब है। हाँ। और ड्राइवर मारा गया। हाँ। अच्छा ये बताओ ट्रक कैसा था? जी 22 टन का सेमी ट्रेलर। अच्छा। और ट्रक में क्या था? पता नहीं, साहब ने इस बारे में बात करने से मना किया है। क्यों? वो बेहद परेशान है। ट्रक और उसमें भरा माल तो इंश्योर्ड था, लेकिन जब किसी ट्रांसपोर्ट कंपनी का ट्रक इस ढंग से गायब हो जाता है तो फिर लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं ना, कंपनी का मजाक भी उड़ाते हैं। उसने अजय की फेट पर निगाह डाली। आप कौन है? प्रेस रिपोर्टर? नहीं। अजय ने झूठ बोला। बीमा कंपनी वाले? नहीं। अच्छा ये बताओ ट्रक में क्या माल था? अधेड़ ने संदेहपूर्वक उसे घूरा, फिर पास ही पड़ी लोहे की करीब 3 फुट लंबी मोटी रॉड उठा ली। तुम कौन हो और ये सब क्यों पूछ रहे हो? अरे अरे नाराज मत हो। अधेड़ का चेहरा कठोर था, गर्दन की नसें तंग गई थी। लोहे की रॉड को उसने यूं हाथों में थामा हुआ था कि मानो किसी भी क्षण हमला कर देगा। वो मेरे एक दोस्त को आवारा कुत्ते की तरह शूट कर दिया गया है और तुम कहते हो नाराज ना हो? वो गुर्राता हुआ सा बोला। साफ साफ बताओ ये सब तुम क्यों पूछ रहे हो? अजय पूर्णतया सतर्क और किसी भी अचानक हमले से निमटने के लिए तैयार था। तुम्हारा नाराज होना अपनी जगह सही है। हाईवे से तुम्हारे उस दोस्त को मैं ही उठाकर लाया था और मुझे भी ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मनोहर की लाश को तुम उठाकर लाए थे? जब मैं उसे लाया था ना वो जिंदा था। उसकी मौत कुछ देर बाद अस्पताल में हुई थी। अच्छा, मनोहर ने कुछ बताया? क्या? यही कि उसे किसने शूट किया था? नहीं, वो तो बेहोश था और उसी हालत में दम तोड़ दिया। मैं उसके हत्यारे का पता लगाना चाहता हूँ। क्यों? तुम पुलिस ऑफिसर हो? नहीं, लेकिन मैं पुलिस वालों के साथ मिलकर काम करता हूँ, अजय ने कहा। फिर झूठ का सहारा लेकर बोला, मैं प्राइवेट जासूस हूँ। ओह, तुम्हें बवेजा साहब ने मदद के लिए बुलाया है? अभी नहीं बुलाया। तुम समझते हो वो तुमसे मदद मांगेंगे? हाँ, बशर्ते कि वो समझदार हो। अधेड़ तनिक मुस्कुराया। उसने लोहे की रॉड पास पड़ी पेटी पर रख दी। वो ऐसा नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि वो अव्वल दर्जे का कंजूस है। अजय ने जेब से प्लेयर्स गोल्ड फ्लैग का पैकेट निकालकर उसे सिगरेट ऑफर की और उसकी अपनी सिगरेट सुलगाई। तुम चौकीदार हो? हाँ, मेरा नाम सूरज प्रकाश है। मैं अजय कुमार हूँ। मनोहर किसी खास रूट पर ट्रक चलाता था? नहीं, वैसे वो ज़्यादातर करीमगंज जाया करता था। आज भी वहीं से आ रहा था स्पेशल कंसाइनमेंट लेकर। ट्रक कैसा था? 20 टन की क्षमता वाला टाटा मर्सिडीज का बंद सेमी ट्रेलर। उसने गेट के पास खड़े एक ट्रक की ओर इशारा किया। देखो, ठीक वैसा। एल्युमिनियम पेंट वाले उस ट्रक पर लाल काले अक्षरों से लिखा था, बावेजा ट्रांसपोर्ट कंपनी, आदमपुर। उसमें माल क्या लदा था? ये तो बवेजा साहब ही बता सकते हैं। अपने एक्सीडेंटों के बाद से मैं सिर्फ चौकीदार बनकर रह गया हूँ। ऐसी बातों की जानकारी रखना मेरा काम नहीं है। काम भले ही ना हो, लेकिन तुम पहुँचे हुए आदमी हो। अजय मुस्कुराकर उसे फूंक देता हुआ बोला, तुम्हारी तजुर्बेकार निगाहों से इस कंपनी की कोई बात छुपी नहीं रह सकती। जानकारियाँ खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाती हैं। अगर मेरा ख्याल गलत नहीं तो तुम भी पहले ड्राइवर रह चुके हो। बहुत ही कुशल ड्राइवर। हाँ, वो अब गई गुजरी बात हो गई। मेरे वक्तों के लोग जानते हैं,
सूरज प्रकाश लाजवाब ड्राइवर हुआ करता था। बड़ी से बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियों के मालिक मुझे नौकरी देने के लिए आगे पीछे घूमते थे। खैर, अब उन बातों को याद करना बेकार है। तुम लोड के बारे में क्या पूछ रहे थे? हाँ, क्या तुम इस बात को अपने तक रख सकते हो? मैं वादा करता हूँ। मैंने बूढ़े को इंस्पेक्टर से बातें करते सुना था। उसने शराब पी हुई थी। पूरा ट्रक लोड था। हाँ, पूरा लोड 17 लाख रुपए में इंश्योर्ड था। अच्छा, मनोहर का भी बीमा था? उसका लाइफ इंश्योरेंस तो था ही। हर एक ट्रिप पर 20,000 रुपये का अलग से कंपनी उसका बीमा कराती थी। पहले मैं तुम्हें बीमा कंपनी का आदमी समझ बैठा था, इसलिए सीधे मुंह बात नहीं की, क्योंकि उन लोगों ने ट्रक के गायब होने के लिए सीधे मनोहर को ही जिम्मेदार समझना था, ताकि उसे कसूरवार ठहराकर वे लोड के बीमे की रकम देने से बच जाएं। मनोहर को कोई कसूरवार नहीं ठहरा सकता, अजय ने आश्वासन दिया। लेकिन ये बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रही है। उसे कड़ी हिदायतें थीं, किसी भी वजह से किसी के लिए भी ट्रक नहीं रोका जाए। बूढ़ा बावेजा अपने ड्राइवरों को हमेशा ताकीद किया करता है, अगर खुद राष्ट्रपति भी लिफ्ट लेने के लिए ट्रक रुकवाना चाहे ना, तो रोकना नहीं। अगर कोई रास्ता रोकने की कोशिश करता है तो उसे कुचलते हुए गुजर जाओ। इसके बावजूद हालात से जाहिर है कि मनोहर को ट्रक रोकना पड़ा था। क्यों? मेरी समझ में सिर्फ एक ही वजह हो सकती है। मनोहर अपनी हिदायतों को भूलकर हाईवे पर किसी के लिए ट्रक रोकने की बेवकूफ़ी कर बैठा है, और यही उसकी जान की दुश्मन बन गई है। सही लग रही है मुझे तुम्हारी बात। अच्छा, मनोहर तुम्हारा दोस्त था? उम्र के फ़र्क के बावजूद मैं उसे पसंद करता था, बहुत ही ज़्यादा। हम दोनों एक ही बोर्डिंग हाउस में रहते थे। मुझ पर उसके एक एहसान का कर्जा भी था। जब मेरे पेट्रोल टैंकर वाले ट्रक के ब्रेक फेल हुए, मनोहर मेरा हेल्पर हुआ करता था। 60-70 की स्पीड से दौड़ता ट्रक खाई में जा गिरा। मनोहर ट्रक के नीचे गिरने से पहले ही कूद गया था और अपनी जान की परवाह न करके मुझे ट्रक से निकालकर दूर खींच ले गया था। मनोहर ने किसके लिए ट्रक रोका हो सकता था? मैंने सुना है औरतों में उसकी बड़ी भारी दिलचस्पी थी। अजी, जवानी में किसे नहीं होती। अपने दौर में मुझे भी थी, और हर एक रूट पर मैंने भी 2-3 पाल रखी थी। तो मनोहर की भी पालतू रही होंगी? ज़रूर होंगी। एक की जानकारी तो मुझे भी है, हालांकि यकीन के साथ मैं नहीं जानता। वो मीना बावेजा तो नहीं थी? मीना बावेजा? नहीं, वो तो बावेजा की बेटी है। उसे भला अपने बाप के किसी ट्रक ड्राइवर में क्या दिलचस्पी होनी थी? हो, मैंने तो सुना है मनोहर उसमें बड़ी भारी दिलचस्पी लेता था। एक मायने में ये सही भी था। मनोहर उसके बारे में काफ़ी बातें किया करता था। उसे मीना का दीवाना भी कहा जा सकता है, लेकिन मीना उससे कभी नहीं मिली। मीना के इंटरेस्ट दूसरे हैं। मनोहर की ज़िंदगी में यही तो सबसे बड़ा गम था, लेकिन असल में इसकी कोई अहमियत नहीं थी। अरे, मेरे कहने का मतलब है, जिस दूसरी लड़की की बात मैं कर रहा हूँ ना, वो मीना से अलग तरह की थी। हफ्ते 10 दिन से वह बराबर मनोहर के ख्यालों में बसी रहती थी। मनोहर ने मुझे बताया वो उसकी दीवानी थी। मुझे लगा वो अपनी औकात और हैसियत को भूल बैठा था, ठीक उसी तरह जैसे उसने मीना के मामले में कोशिश की थी। वो लड़की वाकई हंगामा खेज और क्लब में सिंगर है। तुम उससे मिले थे? नहीं, मनोहर ने क्लब के बाहर लगी उसकी फ़ोटो मुझे दिखाई थी। यहीं इसी शहर में? हाँ, सुभाष रोड पर रॉयल क्लब है ना। पिछले कुछ एक रोज़ से मनोहर का ज़्यादातर वक्त वहीं गुजरता था, और जिस ढंग से उसके बारे में वो बातें करता था ना, उससे लगता था कि उसके लिए ट्रक भी वो रोक सकता था। उस लड़की का नाम क्या है? मनोहर उसे लीना कहता था। उसने अपने बालों में हाथ फिराया। लेकिन इस मामले में एक बात मुझे बड़ी अजीब लगती है। जितनी तेजी और जिस जोर शोर से वह मनोहर पर मर मिटी थी, उससे लगता है इसके पीछे ज़रूर उसकी कोई तगड़ी वजह होनी चाहिए। क्यों? मनोहर सेहतमंद और देखने में तो अच्छा खासा था। हो सकता है उसे ऐसा युवक पसंद हो।
तुम्हारी बात अपनी जगह पर सही है, लेकिन आम तौर पर लड़कियां उससे दूर ही भागती थीं। अरे वो थोड़ा खर दिमाग और हाथ धोकर लड़कियों के पीछे पड़ जाने वाला आदमी था, जैसा कि मीना बावरीजा के मामले में हुआ। क्या हुआ? अरे कोई खास नहीं, उसकी वजह से मनोहर एक लफड़े में पड़ गया था। क्या मीना के पीछे भी वो बुरी तरह पड़ गया था? हाँ, लेकिन अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। मनोहर मर चुका है, अब किसी औरत को परेशान नहीं कर पाएगा। हालांकि इसके पीछे किसी का अहित करने की उसकी नीयत कभी नहीं रही। बुनियादी तौर पर बड़ा अच्छा आदमी था वो। ट्रक ड्राइवर के तौर पर भी उसका रिकॉर्ड एकदम बढ़िया और बेदाग रहा है। मीना की वजह से वो किस लफड़े में पड़ा था? अधेड़ ने बेचैनी से पहलू बदला। दरअसल औरतों के मामले में ना वो थोड़ा क्रैक था, खास तौर पर मीना के मामले में तो था ही। पिछले साल मीना ने उसे थोड़ी लिफ्ट दे दी, 3 बार उससे बातें कर ली। बस मनोहर पर इस हद तक दीवानगी का भूत सवार हो गया कि हर वक्त उसके आसपास मंडराने लगा। रात में उसके फ्लैट की खिड़कियों में झांकने जैसी हरकतें शुरू कर दी उसने। हालांकि इसके पीछे मीना का कोई अहित करने का मकसद उसका कभी नहीं रहा, मगर अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से पुलिस ने उसे पकड़ लिया। किसने पकड़ा था उसे? अरे इंस्पेक्टर ठाकुर ने। तगड़ी डांट फटकार लगाने के साथ साथ 2-4 हाथ भी जड़ दिए और उससे कहा किसी डॉक्टर के पास जाकर अपने दिमाग का इलाज करवाए। इस लड़की लीना के बारे में तुमने इंस्पेक्टर को भी बताया था? नहीं, उसे तो मैं घड़ी देखकर टाइम तक भी कभी ना बताऊंगा। क्यों, वो तुम्हें पसंद नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। वो अपने अलावा हर किसी को बेवकूफ़ समझता है। बूढ़ा बावेजा भी उसे खास पसंद नहीं करता, लेकिन दामाद है ना, इस वजह से बस बर्दाश्त करता रहता है। बावेजा की कितनी बेटियां हैं? 2। बड़ी बेटी रंजना ब्रजेश्वर ठाकुर को ब्याही है। पुलिस में भर्ती होने से पहले कुछ महीने ठाकुर ने इसी ट्रांसपोर्ट कंपनी में काम किया था। तभी रंजना उसके संपर्क में आई और उसे दिल दे बैठी। तब बूढ़े ने बड़ी हाय तौबा मचाई थी। दोनों ने उसकी मर्जी के खिलाफ शादी कर ली। फिर धीरे धीरे आपस में हो गई सुलह। अच्छा, ये बवेजा रहता कहाँ है? अधेड़ ने उसका पता बता दिया। अजय उसे विदा लेकर कार में सवार हो गया। आगे पीछे लंबे चौड़े लॉन से घिरी बवेजा की कोठी पुरानी लेकिन काफ़ी बड़ी थी। पिछले लॉन में झाड़ झंकारों के बीच कई कारों और ट्रकों की बाड़ियाँ पड़ी जंग खा रही थीं। सामने वाले लॉन की हालत अपेक्षाकृत बेहतर थी। ड्राइववे के दोनों ओर यूकेलिप्टस के ऊंचे पेड़ों की कतारें थीं। अजय कार से उतरकर प्रवेश द्वार पर पहुंचा। तभी एक एक करके 3 फायरों की आवाज़ सुनाई दी। अजय ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की तो उसे लॉक्ड पाया। 3 गोलियां और चली। कोठी के अंदर कहीं, संभवतः बेसमेंट में। उन्हीं के बीच ठक ठक की आवाज़ प्रवेश द्वार की ओर आती सुनाई दी। फिर एक स्त्री का स्वर उभरा। कौन? ब्रजेश? अजय ने जवाब नहीं दिया। बाहर वरांडे में रोशनी हुई, फिर भारी दरवाज़ा खोला गया। ऊंचे कद की भारी वशों वाली 35 वर्षीय एक उस युवती की आंखों में अजीब सी चमक थी। ओह, आई एम सॉरी, आई वॉज एक्सपेक्टिंग माई हस्बैंड। मिसेस ठाकुर? अजय ने पूछा। प्रत्यक्षतः उसकी खोजपूर्ण आंखें अजय के चेहरे पर जमी थी, लेकिन वह उससे परे अंधेरे में कहीं देखती प्रतीत हुई, किसी ऐसे शख्स को जिससे डरती थी या प्यार करती थी। यस, हैव वी मेट बिफोर? मैं आपके पति से मिला था। गोलियां कौन चला रहा है? पापा। जब भी वो परेशान होते हैं, बेसमेंट में जाकर टारगेट को शूट करने लगते हैं। उनकी परेशानी की वजह आपसे मैं नहीं पूछूंगा। मैं उनसे ही बात करना चाहता हूँ, उनके खोए ट्रक के बारे में। अपना नाम और पेशा बताकर अजय ने पूछा। मैं अंदर आ सकता हूँ? वेल, मुझे तो कोई एतराज़ नहीं, लेकिन घर की हालत ठीक नहीं है। मुझे अपना घर भी संभालना होता है, इसलिए यहाँ ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकती। मैंने बहुत कोशिश की कि पापा किसी औरत को रख लें, मगर वो औरत को घर में घुसने भी नहीं देना चाहते। और वो दरवाजे से ही अलग हट गई। उसके बगल से गुजरते अजय ने गौर से देखा। अगर वह अपने रख रखाव की ओर ध्यान देती तो यकीनन खूबसूरत नजर आती थी, लेकिन चेहरा मेकअप विहीन था। छोटी लड़कियों की तरह कटे बाल दोनों ओर गालों पर बिखरे थे। ढीली और लटकी सी नजर आती पोशाक से उसके शरीर का स्पष्ट आभास मिल रहा था। पापा,
आपसे कोई मिलने आए हैं। कौन है? भारी आवाज़ में पूछा गया सवाल और फिर गूंजी फायर की आवाज़। प्रेस रिपोर्टर। उससे कहो थोड़ा इंतज़ार करे। फर्श के नीचे 5 और गोलियां चलाई गईं। उनकी गूंज की कंपन अजय ने अपने पैरों के तले महसूस की। बेसमेंट की सीढ़ियों से ऊपर आती रोशनी में बुत बनी खड़ी युवती के शरीर में गोलियों की आवाज़ सुनकर हर बार ऐसी हरकत हुई मानो वो किसी हॉरर फिल्म के बैकग्राउंड म्यूजिक की गूंज थी, जिसका असर उसके दिमाग से शुरू होकर फैलता जा रहा था। सीढ़ियों पर भारी पदचाप उभरी। वो युवती पीछे हटी। ऊपर पहुंचे लंबे चौड़े आदमी ने हिकारत से युवती को देखा। मैं जानता हूँ रंजना, तुम्हें गोलियों की आवाज़ पसंद नहीं है। तुम चाहो तो अपने कानों में रुई ठूस सकती हो। मैंने कुछ नहीं कहा पापा। मिस्टर अजय कुमार आपसे मिलने आए हैं। उस आदमी की चमड़ी में झुर्रियाँ पड़ी थीं, कंधे झुके हुए थे, मगर सुर्ख आंखें दबी कुचली वासना से सुलगती सी प्रतीत हो रही थी। कहिए, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? लेकिन उसके लहजे से जाहिर था किसी के लिए कुछ भी करने की कोई इच्छा उसकी नहीं थी। अजय ने बताया कि वह इत्तेफाक से इस मामले में फंस गया था और अब फंसा ही रहना चाहता था, ताकि इस मामले की तह तक पहुंचकर असलियत को सामने ला सके। ये तुम्हारी अपनी मर्जी है, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मुझे आपका सहयोग चाहिए। तुम जानते हो मेरा दामाद पुलिस इंस्पेक्टर है और इस मामले की छानबीन वही कर रहा है। जी हाँ। तो फिर तुम्हें किस लिए सहयोग दूँ? ये पुलिस का काम है, वो कर रहे हैं। पुलिस वाले 24 घंटे इसी केस पर तो काम नहीं कर सकते, उनके ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं। और तुम खुद को उनसे ज़्यादा काबिल समझते हो? जी बिल्कुल, तजुर्बेकार और हौसलामंद भी। मुझे बेवजह सरदर्दी मोल लेने का कोई शौक़ नहीं है। मेरा अपना कोई नुकसान अभी तक तो हुआ नहीं है। ट्रक और उस पर लदा माल दोनों इंश्योर्ड थे। अगर ट्रक नहीं मिला तो मैं बीमा कंपनी से क्लेम करके उसकी कीमत वसूल कर लूँगा। लेकिन आपकी साख का क्या होगा सर? जो लोग आपकी कंपनी से माल भेजते हैं उन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। आपकी कंपनी बदनाम हो सकती है। बाबीजान ने चांदी जैसे बालों वाला अपना सर हिलाया। हो समझा, तुम सैनी से मिल चुके हो। उसका इससे क्या ताल्लुक़ है? ट्रक से भरा माल उसका ही था। क्या माल था? विस्की की बोतलें। यानी उस ट्रक लोड विस्की का मालिक वही है? एक मायने में। कैसे? डिस्ट्रीब्यूटर्स ने माल उसी के पास भेजा था, लेकिन माल उस तक तो नहीं पहुंचा। इस सूरत में वो नुकसान किसको भरना पड़ेगा? मुझे। लेकिन आपने तो कहा कि माल इंश्योर्ड था। सिर्फ 80%, 20% मुझे अपनी जेब से भरना होगा। अंदाज़न कितनी रकम बनेगी? 3,40,000। मैं आपकी ये रकम बचा सकता हूँ सर। कैसे? मुझे जानकारी देकर, माल वापस दिलाकर। बदले में मुझे क्या करना होगा? मेरे साथ सहयोग देना होगा। कैसे? और इन सब से तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? कुछ नहीं, मैं असल में खुराफाती आदमी हूँ। ऐसे झमेलों में पड़ना और उनसे निकलना मेरा शौक़ और धंधा दोनों है। मुझे कुछ खर्च तो नहीं करना होगा? बिल्कुल भी नहीं। अलबत्ता ज़रूरत पड़ने पर आपको ये ज़रूर कहना होगा कि इस मामले में आप मेरी मदद ले रहे हैं। बूढ़ा बवेजा धूर्ततापूर्ण मुस्कुराया। मुझे मंजूर है, आओ। अजय उसके साथ लिविंग रूम में पहुंचा। वहां मौजूद फर्नीचर समेत हर एक चीज़ पर जमी धूल की परत से जाहिर था कि हफ्तों से झाड़ पोछ नहीं की गई थी। दीवार पर टंगी 2 नाली बंदूक की एक ऐसी चीज़ थी जिसे साफ कहा जा सकता था। वो दीवान पर बैठ गया। हाँ, आप बड़े ही होशियार बिजनेसमैन हैं। अजय कुर्सी पर बैठता हुआ बोला। पैसा खर्चना नहीं चाहते। हालांकि आपका ड्राइवर मारा गया, ट्रक गायब है और बेटी का भी पता नहीं चल रहा है। कौन सी बेटी की बात कर रहे हो? मीना की, वो गायब है। तुम पागल हो? वो सैनी के मोटल में काम करती है। अब नहीं कर रही। मिसेस सैनी के मुताबिक वो पिछले शुक्रवार से गायब है। हफ्ते भर से उसकी शक्ल भी उन्होंने नहीं देखी। ये बातें मुझे क्यों नहीं बताई जाती? रंजना, कहाँ मर गई तुम? वो गुस्से में चिल्लाया। वह एप्रन पहने दरवाजे से प्रकट हुई। क्या बात है पापा?
मैं किचन की सफाई कर रही थी। अपने पिता को देखती हुई यूं हिचकिचाती सी अंदर आई मानो किसी दरिंदे की मांद में आ गई थी। घर की हालत कबाड़ खाने जैसी हो रही है। घर की हालत को गोली मारो। ये बताओ तुम्हारी बहन कहाँ भाग गई, या वो फिर किसी मुसीबत में फंस गई है? मीना मुसीबत में? यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। मुझसे ज़्यादा वो तुमसे मिलती है। शहर में हर कोई मेरे मुकाबले में उससे ज़्यादा मिलता है। मेरे अलावा बाकी सबको उसकी खबर रहती है। अगर आपको उसकी खबर नहीं रहती या वो आपसे नहीं मिलती तो इसमें तो आपका ही कसूर है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वो किसी मुसीबत में नहीं है। तुम हाल में उससे मिली थी? इस हफ्ते तो नहीं। फिर कब मिली थी? पिछले हफ्ते। किस रोज़? बुधवार को हमने लंच साथ ही किया था। उसने नौकरी छोड़ने के बारे में कुछ कहा था? नहीं। क्या उसने नौकरी छोड़ दी? ऐसे ही लगता है। बवेजा उठकर कोने में रखे टेलीफोन के पास गया और एक नंबर डायल किया। रंजना ने व्याकुलतापूर्ण अजय को देखा। क्या मीना के साथ कुछ हो गया? अभी ऐसा कोई नतीजा निकाल बैठना ठीक नहीं है। आपके पास मीना की कोई हाल में खींची फ़ोटो है? मेरे घर में तो है, यहाँ का मुझे पता नहीं है, जाकर देखती हूँ। वो यूं कमरे से निकली मानो वहाँ उसका दम घुट रहा था। बवेजा रिसीवर रखकर असहाय भाव से हाथ फैलाए अजय की ओर पलटा। उसके फ्लैट से कोई जवाब नहीं मिल रहा। या तो वहाँ कोई नहीं है या फिर फ़ोन ख़राब है। क्या सैनी को भी पता नहीं मीना कहाँ है? उसका कहना है नहीं। तुम समझते हो वो झूठ बोल रहा है? वेल, उसकी पत्नी तो यही समझती है। अब बस तो बात उसकी आंखें खुली हैं। वो हमेशा उस आदमी से वो आदमी उसे हमेशा बेवकूफ़ बनाता रहा है। मुझे नहीं मालूम वैसे ये सैनी है क्या चीज़। मेरी राय में तो फ्रॉड है। 10 एक साल पहले शहर में आया था। एयरफोर्स में पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर जैसा कुछ हुआ करता था। उन दिनों जवान था। उसकी यूनिफॉर्म की वजह से बहुत सी लड़कियां उसकी ओर खिंच गई थी। मीना भी उन्हीं में से एक थी। अचानक वह यूं खामोश हो गया मानो उसे लगा कि वो बहुत ज़्यादा बोल गया था। फिर जल्दी से बोला, जिस लड़की से उसने शादी की वो रिटायर्ड जज चंद्रकांत सक्सेना की बेटी थी। जज का परिवार शहर के सबसे इज्जतदार परिवारों में से था। लेकिन सैनी ने उसकी इकलौती लड़की को फंसाकर अपने इशारों पर नचाना शुरू कर दिया। शादी के 1 साल बाद ही उसने जज का फॉर्म भेज दिया और रियल एस्टेट के धंधे में लग गया। फिर उसमें मोटा नुकसान उठाने के बाद शराब का थोक व्यापारी बन गया। फिर मोटल का बिजनेस शुरू कर दिया। वो भी अब बहुत जल्दी बंद होने वाला है। असलियत ये है कि बिजनेस की उसे कोई समझ नहीं है। जब उसने शुरुआत की थी मैंने कह दिया था 6-7 साल से ज़्यादा नहीं टिक पाएगा, लेकिन वो 9 साल टिक गया। उसकी माली हालत अब कैसी है? सुना है काफ़ी ख़राब है। ऐसे आदमी द्वारा करीब 20 लाख की शराब का ऑर्डर दिया जाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बेशक। डिस्ट्रीब्यूटर से ने उसको इतना सारा माल सप्लाई कैसे करा दिया? उसके रसूखों की वजह से। खैर, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मेरा काम माल ढोना है। सैनी के लिए माल ढोने का काम आप ही करते हैं? हाँ। क्या वो जानता था कि आपका कौन सा ड्राइवर उसका माल लाएगा? मेरे ख्याल से तो जानता था, क्योंकि मनोहर हमारा सबसे कुशल और भरोसेमंद ड्राइवर था। इतनी कीमत के माल को सिर्फ वही पूरी हिफाजत के साथ ला सकता था। तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम समझते हो उसने खुद ही अपनी विस्की को हाईजैक करा लिया है? इस संभावना से इनकार तो नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा हुआ तो मैं उस हरामजादे का तिक्का बोटी कर दूंगा। इतनी जल्दी ताव खाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यकीनी तौर पर जानना चाहता हूँ और तथ्य इकट्ठा करने के बाद ही मैं कुछ कह सकूँगा। अब मैं आपकी बेटी मीना के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। क्या वो पहले भी कभी मुसीबत में पड़ी है? हाँ, लेकिन कोई सीरियस बात नहीं थी। मीना की माँ असल में बचपन में ही मर गई थी। मैंने और अंजना ने उसकी परवरिश में कोई कमी बाकी नहीं छोड़ी, लेकिन हर वक्त उस पर निगाह हम नहीं रख सकते थे। ज़्यादा पाबंदियाँ भी हमने उस पर नहीं लगाईं। जब वो 10वीं क्लास में थी तो आज़ाद ख्याल और तेज़ रफ्तार से ज़िंदगी जीने में यकीन रखने लगी।
और ऐसे ही कुछ लड़के लड़कियों के साथ घर से भाग गई थी। फिर जब उसने कमाना शुरू किया तो कमाई से ज़्यादा खर्च करने लगी। मुझे कई बार उसके उधार चुकाने पड़े हैं। सैनी के लिए कब से काम कर रही है वो? 3-4 साल से। मीना ने उसकी सेक्रेटरी के तौर पर शुरुआत की थी। फिर सैनी ने उसे मैनेजमेंट का कोर्स कराया ताकि वो मोटल की पूरी जिम्मेदारी संभाल सके। मैं चाहता था वो घर पर ही रहकर मेरे धंधे में हाथ बटाए, अकाउंट्स वगैरह संभालने में मेरी मदद करें, मगर मीना को ये पसंद नहीं था। वो अपनी ज़िंदगी को अपने ही ढंग से जीना चाहती थी। वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारती है ये मुझसे मत पूछो। मीना 16 साल की उम्र में ही घर छोड़ गई थी। तब से मेरे साथ उसकी मुलाकात तभी होती है जब उसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। मीना ने कभी मेरी परवाह नहीं की। दोनों बहनों में से किसी ने भी नहीं की। महीने में एक बार रंजना मुझसे मिलने चली आती है। शायद उसके पति ने उसे ऐसा कह रखा है ताकि मेरे मरने के बाद वो मेरा बिजनेस, जायदाद वगैरह सब हासिल कर सके। लेकिन उसके लिए इस हरामजादे को लंबा इंतज़ार करना होगा। मैं आसानी से मरने वाला नहीं हूँ। पूरे 100 साल जीऊँगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस। तुम इसे मजाक समझ रहे हो? जी नहीं। भले ही तुम इसे मजाक समझो, लेकिन असलियत ये है, मेरे परिवार में पिछली 3 पुश्तों में कोई भी 100 साल से कम नहीं जिया। मैं भी 100 साल ही जीने का इरादा रखता हूँ। अचानक वो फिर मीना का जिक्र ले आया। क्या मीना का इस मामले से कोई संबंध है? हो सकता है। कैसे? वो सैनी से जुड़ी है और मैंने सुना है मनोहर से भी उसका गहरा रिश्ता था। तुमने गलत सुना है। ये ठीक है, मनोहर उसके पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन मीना आंख उठाकर उसकी ओर देखती नहीं थी। वो मनोहर से डरती थी। पिछली गर्मियों में एक रात वो यहाँ आई। उसे ऐसी कोई चीज़ चाहिए थी। अचानक बवेजा खामोश हो गया। कैसी चीज़ चाहिए थी? जिससे अपनी हिफाजत कर सके। मनोहर उसे परेशान कर रहा था। उसकी बेहुदा हरकतों ने मीना का बाहर निकलना दूभर कर दिया था। मैंने कहा मनोहर को नौकरी से निकालकर शहर से बाहर करा दूंगा, लेकिन किसी की रोज़ी रोटी पर लात मारने वाली बात मीना को पसंद नहीं आई। वो बहुत ही नरम दिल लड़की है, किसी को आहित नहीं करना चाहती। इसलिए मैंने उसे वही चीज़ दे दी जो वो मांग रही थी। गन। हाँ, 34 कैलिबर की मेरी पुरानी रिवॉल्वर थी। लेकिन अगर तुम समझते हो कि मीना ने उसे रिवॉल्वर से मनोहर को शूट किया था तो गलत समझ रहे हो। मीना को गन सिर्फ इसलिए चाहिए थी ताकि वो मनोहर से खुद को बचा सके। इससे ज़्यादा अहमियत उसके लिए मनोहर की नहीं थी। लेकिन सैनी की है। बवेजा ने सर झुका लिया। ये मैं नहीं जानता। क्या सैनी और मीना साथ साथ रहते रहे हैं? ऐसा ही लगता है। पिछले साल मैंने सुना था उसके फ्लैट का किराया सैनी ही दे रहा था। किसकी बातें कर रहे हो? दरवाजे से आप पहुंची रंजना ने पूछा। बवेजा ने कंखियों से उसे देखा। सैनी की। मीना और सैनी की। रंजना तेजी से अंदर आई। ये झूठ है। इस तरह का झूठ बोलते हुए आपको खुद पर शर्म आनी चाहिए। इस शहर के लोग किसी के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, कहते रहते हैं। मुझे भी शर्म आती है, लेकिन अपने आप पर नहीं। मैं इसमें कर ही क्या सकता था? मीना को रोक सकने का कोई तरीका मेरे पास नहीं था। ये सब बकवास है। किसी शादीशुदा आदमी से रिश्ता कायम करने वाली लड़की मीना नहीं है। ये सिर्फ तुम कहती हो, मैंने कुछ और ही सुना है। अपनी गंदी जुबान को बंद रखो। आपकी तमाम हरकतों के बावजूद मीना एक अच्छी लड़की है, मैं जानती हूँ। उसे खराब करने की कोशिश खुद आपने शुरू की थी। बवेजा की गर्दन की नसें तंग गईं, चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा। तुम अपनी जबान पर काबू रखो। दोनों नफरत से एक दूसरे को घूर रहे थे। बवेजा किसी भी क्षण हाथ उठाने के लिए तैयार था। सहमी खड़ी रंजना ने अपनी एक बाह अपने बचाव के लिए उठा रखी थी। उसके ऊपर उठे हाथ में एक फ़ोटो थी। बवेजा ने उससे फ़ोटो छीन लिया। ये तुम्हें कहाँ मिली? आपकी ड्रेसिंग टेबल में रखा था। तुम मेरे कमरे से दूर ही रहा करो।
आइंदा ध्यान रखूंगी। मुझे भी आपकी बदबू पसंद नहीं है। बवेजा फ़ोटो को गौर से देखने लगा। हाँ, मुझे भी दिखाइए। उसने बेमन से फ़ोटो दे दी। फ़ोटो में समुद्र तट पर एक लड़की चट्टान पर बैठी हंस रही थी, 2 पीस बिकनी पहने। उसने अपनी लंबी सुडौल टांगे यूं पकड़ रही थी उसने अपनी सुडौल लंबी टांगे यूं पकड़ी हुई थी कि मानो उनसे बेहद प्यार था। उसके नैन नक्श रंजना से मिलते थे। इस फर्क के साथ ही वह रंजना से ज़्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उस युवती से ज़रा भी वह नहीं मिलती थी जिसे अजय ने सैनी के साथ देखा था। ये मीना का फ़ोटो है? हाँ। इसकी उम्र कितनी है? मुझसे 7 साल छोटी है और ये 25 की है। फ़ोटो हाल की ही है। ब्रिजेश ने पिछले गर्मियों में बीच पर खींची थी, कहकर रंजना ने सर्द निगाहों से अपने पिता को घूरा। मैं नहीं जानती थी आपके पास भी इसका एक प्रिंट है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो तुम नहीं जानती। अच्छा। बावेजा कोने में एक डेस्क के पास जाकर पाइप भरने लगा। बाहर एक कार के इंजन की आवाज़ सुनाई दी। रंजना फौरन खिड़की के पास खड़ी हुई। ब्रजेश आ रहा है। लेकिन कार के हेडलाइट्स की रोशनी सीढ़ी पर पड़ती रही, फिर मोड़ पर जाकर गायब हो गई। ये ब्रजेश नहीं, कोई और था। फिर अपने पिता से पूछा, आपने बताया था ना वो मुझे लेने आएगा? अगर उसे वक्त मिला। आज रात वो बहुत बिजी है। ठीक है, मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। वैसे भी काफ़ी देर हो गई है। अगर मुझे टेलीफोन के पास रहना नहीं होता तो मैं तुम्हें छोड़ देता। तुम भाड़ा खर्चने से बच जाती। खैर, तुम मेरी पुरानी एम्बेसडर ले जा सकती हो। मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा मिसेस ठाकर, अजय ने कहा। हाँ, इसी के साथ चली जाओ रंजना, ये तो जा ही रहा है। मेरा पेट्रोल भी क्यों फूकती हो? रंजना ने असहाय भाव से सहमति दे दी। बवेजा पेट्रोल बचाकर खुश हो गया। गुड नाइट पापा। गुड नाइट। किसी बूढ़े थके बैल की तरह बवेजा उसी कोने में खड़ा रहा। अजय रंजना के निर्देशानुसार फिएट ड्राइव कर रहा था। दोनों खामोश थे। ये ठीक नहीं हुआ। क्या? मैं पापा से मिलने आई थी, लेकिन हमेशा की तरह आज भी झगड़ा ही हुआ। हर बार कोई ना कोई बात सामने आ जाती है, और आज रात देखो मीना की बात आ गई। वो काफ़ी मुश्किल किस्म का आदमी है। हाँ, ख़ास तौर से हमारे साथ। मीना की तो उससे बिल्कुल नहीं बनती, और इसके लिए उस बेचारी को दोष नहीं दिया जा सकता। उसके पास तगड़ी वजह थी। अचानक वो चुप हो गई और फिर विषय बदलकर बोली, हम शहर के दूसरे सिरे पर रहते हैं, यहाँ से काफ़ी दूर है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता था। मेरी बहन के बारे में? क्या? क्या वो पहले भी कभी इस तरह हफ्ते भर के लिए कहीं गई थी? 2-3 बार, लेकिन मुझे बताए बगैर नहीं। आप दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब हैं। हम हमेशा रहे हैं। उन बहनों की तरह हम नहीं हैं जो हर वक्त आपस में लड़ती रहती हैं। हालांकि वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है। मैं नहीं मानता इस बात को। फिर भी यह असलियत है, बदल नहीं सकती। मीना बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और मैं नहीं हूँ, लेकिन इससे कभी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। वो ज़्यादा जवान है और उससे मुकाबला करने की ज़रूरत मुझे कभी नहीं पड़ी। मैंने उसे बचपन से जवानी तक पहुँचते देखा है। बहन से ज़्यादा एक आंटी की तरह उसकी परवरिश में मदद की है। मम्मी तो उसे पैदा करते ही चल बसी थी, तब से वो मेरी ही जिम्मेदारी रही है। क्या उसे संभालना बहुत मुश्किल था? बिल्कुल भी नहीं। इस मामले में मेरे पापा की बातों पर यकीन मत करना। मीना के प्रति उनके मन में पूर्वाग्रह है। मीना के खिलाफ जो भी वह सुनता है उस पर आंख मींच कर यकीन कर लेता है। मीना और मिस्टर सैनी के बारे में जो बेहुदा बकवास उसने की थी वो महज अफवाह है, कोई सच्चाई उसमें नहीं है। आपको पूरा यकीन है? बिल्कुल। अगर ये सच होता तो मुझे भी पता चल जाना था। सच्चाई सिर्फ इतनी है कि मीना मिस्टर सैनी के लिए काम करती थी। मेन रोड के चौराहे पर लाल बत्ती पाकर अजय ने प्रतीक्षारत अन्य वाहनों की कतार के पीछे फिएट रोक दी। इसी सड़क पर सीधे चलना है और जब मुड़ना होगा मैं तुम्हें बता दूंगी। लाइट ग्रीन हो गई। आपकी बहन का फ्लैट कहाँ है? अजय ने कार आगे बढ़ाते हुए पूछा। यहाँ से पास ही है, गिरिजा स्ट्रीट 6 रोज एवेन्यू।
बाद में मैं वहाँ जा सकता हूँ। आपके पास फ्लैट की चाबी तो नहीं होगी? नहीं, मेरे पास नहीं है। आपको चाबी किस लिए चाहिए? एक्चुअली मैं फ़्लैट की हालत और मीना की चीज़ें देखना चाहता हूँ। उससे कुछ पता चल सकता है कि वो कहाँ गई और क्यों गई। आई सी। वहाँ का केयर टेकर आपको फ़्लैट दिखा सकता है। आपको तो इससे कोई एतराज़ नहीं है? बिल्कुल नहीं। रंजना ने कुछ एक सेकंड खामोश रहने के बाद कहा, आपके विचार से मीना कहाँ गई हो सकती है? मैं खुद आपसे ये पूछने वाला था। मुझे कोई आइडिया नहीं है, बशर्ते कि मीना और सैनी के बारे में आपकी राय गलत नहीं है। मेरी राय गलत नहीं हो सकती। आप बार बार इसी बात को क्यों उठा रहे हैं? जब कोई औरत इस ढंग से गायब हो जाती है तो सबसे पहले उन्हीं लोगों को चेक किया जाता है जो उससे जुड़े होते हैं, खास तौर पर आदमी। उसकी ज़िंदगी में आए आदमियों के बारे में बताइए। मीना दर्जनों आदमियों के साथ घूमती फिरती थी। क्या मैं उन सब का हिसाब रखूंगी? अजय ने उसके लहजे में ईर्ष्या का पुट स्पष्ट नोट किया। क्या वो उनमें से किसी के साथ भाग गई हो सकती है? आपका मतलब है शादी करने के इरादे से? वेल, मुझे नहीं लगता। किसी भी आदमी पर इस हद तक भरोसा करने वाली लड़की तो वो नहीं है। अजीब बात है। आपको सिर्फ इसलिए अजीब लगती है क्योंकि आप मेरी बहन को नहीं जानते। मीना बेहद आज़ाद ख्यालात रखने वाली उन लड़कियों में से है जो ज़िंदगी भर शादी ना करने का पक्का फैसला कर चुकी होती हैं। आपके पिता ने बताया कि वो 16 साल की उम्र में घर छोड़ गई थी। इसका मतलब है करीब 10 साल से वो अकेली ही रह रही है? नहीं, ये सच है। करीब 10 साल पहले मीना उसे छोड़कर चली आई थी साहब। उन दोनों के बीच कुछ फसाद हुआ। ब्रजेश और मैंने तब उसे उसकी पढ़ाई ख़त्म होने तक अपने पास रखा था। फिर उसे जॉब मिल गया और वो अकेले रहने लगी। हमने तब भी उसे अपने साथ रखने की कोशिश की थी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया वो बहुत ही आज़ाद ख्याल है। आपके पिता के साथ उसका क्या फसाद हुआ था? आपने ऐसा कुछ कहा था कि मीना को ख़राब करने की कोशिश उसी ने की थी? मुझे मजबूरन कहना पड़ा। उसने मीना के साथ बड़ी ही कमीनी हरकत की थी। अब ये मत पूछना हरकत क्या थी। भावावेश के कारण उसका गला रुंध गया था। इस शहर के ज़्यादातर आदमी औरतों के मामले में बिल्कुल जंगली हैं। लड़कियों के पलने बढ़ने के लिए ये जगह नर्क से कम नहीं। ये एकदम जंगलियों के बीच रहने जैसी जगह है। इतने बुरे हालात हैं? हाँ, मुझे इस शहर से नफ़रत है। मैं जानती हूँ ये कहना खौफनाक है, लेकिन मैं अक्सर भगवान से प्रार्थना करती हूँ ये इतना भयंकर तूफान या भूचाल आए भगवान कि सारा शहर नष्ट हो जाए। क्योंकि तुम्हारी बहन के साथ तुम्हारे पिता का फसाद हुआ था। मैं अपनी बहन या बाप के बारे में नहीं सोच रही हूँ। अजय ने उस पर निगाह डाली। एकदम सीधी तनी बैठी वो शून्य में ताकती सी नजर आ रही थी। कुछ देर बाद तनिक झुककर उसने अजय की बाह पर हाथ रख दिया। यहाँ से बाएं और लेना। आई एम सॉरी, दरअसल अपने बाप से मिलकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। पहाड़ी घुमावदार सड़क पर कार नीचे जाने लगी। बढ़िया रिहायशी इलाका था जहाँ लोग अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी की मामूली शुरुआत को भूलकर सिर्फ आने वाले सुनहरे वक्त की ओर देखते थे। अधिकांश कोठियाँ नई और आधुनिक थीं। वहाँ रहने वालों की संपन्नता की प्रतीक। रंजना के निर्देशानुसार ड्राइव करते अजय ने अंत में जिस कोठी के सम्मुख कार रोकी वो अंधेरे में डूबी खड़ी थी। रंजना चुपचाप बैठी सामने देख रही थी। आप यहाँ रहती हैं? हाँ, मैं यहाँ रहती हूँ, लेकिन अंदर जाने से डर लगता है। डर? किससे? लोग किससे डरते हैं? हाँ, आमतौर पर तो मौत से, लेकिन मुझे अंधेरे से डर लगता है। डॉक्टरी भाषा में इसे निक्टोफोबिया कहते हैं, लेकिन नाम जान लेने से डर के एहसास में फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप चाहें तो मैं आपके साथ अंदर चल सकता हूँ। मैं यही चाहती हूँ। दोनों कार से उतरे। रंजना उसकी बाह थामे चल दी। बाह यूं थामी हुई थी कि मानो किसी आदमी का सहारा लेने में संकोच हो रहा था, लेकिन दरवाजे में उसका वक्षस्थल और कूल्हा अजय से टकरा गए। अजय के हाथ अपने हाथों में पकड़कर रंजना ने उसे अंधेरे प्रवेश हॉल में खींच लिया। अब मुझे छोड़ना मत। छोड़ना पड़ेगा।
मुझे अकेली मत छोड़ना प्लीज़। मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो देखो मेरा दिल कितनी